दोस्तों वाई क्रोमोसोम के खत्म होने का विचार आजकल साइंस में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके खत्म होने से मनुष्य में जो मेल हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि मतलब सिर्फ लड़कियां होंगी दुनिया में, फिर मतलब कैसे आगे दुनिया चलेगी। सबके बारे में बताऊंगा दोस्तों कि कैसे दुनिया अब महिला प्रधान हो रही है। जैसे पहले पुरुष प्रधान होती थी, अब महिला प्रधान हो सकती है, तो बच के रहना दोस्तों। खैर दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में सब कुछ और कुछ यूनिक चीजें भी आपको बताऊंगा, इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दोस्तों स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि वाई क्रोमोसोम जो आदमी के जिस्म में मेल सेक्स डिटरमाइन करता है, धीरे धीरे अपना जेनेटिक मटेरियल खो रहा है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इसका ये मतलब लगाया जा सकता है कि पुरुषों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। वाई क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल यानी जीन्स का घटाव हजारों सालों से हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। जब आदमी और औरत के क्रोमोसोम इवॉल्व हुए तब वाई क्रोमोसोम में काफ़ी जीन्स थे, लेकिन वक्त के साथ ये जीन्स लूज होते गए। आज वाई क्रोमोसोम में सिर्फ कुछ ही फंक्शनल जीन्स बचे हुए हैं जो मोस्टली मेल सेक्स डिटर्मिनेशन और स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक वाई क्रोमोसोम अगले कुछ मिलियन सालों में पूरी तरह से खत्म हो सकता है, लेकिन ये फ्यूचर में होगा और तब तक कोई और इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी काम कर चुकी होगी। अगर वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो टेंशन कम लो। ये समझना ज़रूरी है कि नेचर में कई मैकेनिज्म हैं जो स्पीसीज़ को सरवाइव करने में मदद करते हैं। कुछ स्पीसीज़ में ऑलरेडी वाई क्रोमोसोम खत्म हो चुका है, लेकिन वहाँ फिर भी मेल एग्जिस्ट करते हैं। इन स्पीसीज में सेक्स डिटर्मिनेशन के नए तरीके इवॉल्व हो चुके हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि दूसरे क्रोमोसोम्स या जीन्स मेल सेक्स को डिटरमाइन करने का रोल ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है मोल वोल्स और स्पाइनी रैट्स, जो वाई क्रोमोसोम के बिना भी मेल प्रोड्यूस करते हैं। सेम एज ह्यूमन में भी अगर वाई क्रोमोसोम डिसअपियर होता है तो शायद कोई दूसरा क्रोमोसोम या जेनेटिक मैकेनिज्म मेल सेक्स डिटर्मिनेशन का रोल अपना सकता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ये होता है कि जब एक मैकेनिज्म फेल होता है तो नेचर नए तरीके डेवलप कर लेता है स्पीसीज के सर्वाइव के लिए, और ऐसा ही कुछ ह्यूमंस में भी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा रोक के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, जो नेचर है या जो प्रकृति है या जीवन है, ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये इवॉल्व होता है। कुछ भी हो जाए, डायनासोर देखा आपने, पूरे डायनासोर खत्म हो गए तो क्या जीवन खत्म हो गया? नहीं, वो बर्ड्स बन गए, रेट्स बन गए, और भी चीज़ें बन गई, फिर हम दोबारा से आज इवॉल्व हो गए। कितनी सारी बीमारियाँ आई, हैजा और जो प्लेग वगैरह है, उससे ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आज हम देख लो जितने लोग पहले थे उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। तो जीवन कभी भी समाप्त नहीं होता। मंगल ग्रह पर देख लो, कहते हैं कि वहाँ जीवन हुआ करता था, किसी भी कारण से वो जीवन पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन जीवन पूरी दुनिया में से खत्म नहीं हुआ। पृथ्वी पे आ गए हम लोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से भी फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। आज हम क्लोनिंग, जीन एडिटिंग और IVF जैसे टेक्निक्स देख रहे हैं जो आगे जाकर इस समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम ह्यूमन मेल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार है। वाई क्रोमोसोम में SRY सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन वाई जीन होते हैं, लेकिन अभी क्या है कि ये देखा गया है कि वाई क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल्स का घटाव हो रहा है। किसी वक्त वाई क्रोमोसोम में 1400 जीन्स थे, लेकिन आज सिर्फ 45 से 55 जीन्स बचे हुए हैं। ये प्रोसेस पिछले हजारों सालों से चल रहा है, आज की बात नहीं है। मतलब ये तो वही बात है कि हमें खत्म करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। जापान में पाए जाने वाले स्पाइनी रैट्स और मोल वोल्स, दो ऐसे रोडेंट्स ने वाई क्रोमोसोम के खत्म होने के बावजूद नए मेल डिटरमाइनिंग जीन्स डेवलप किए हैं। स्पाइनी रैट्स में रिसर्चर्स ने देखा है कि वाई क्रोमोसोम के बजाय उन्होंने अपने एक्स क्रोमोसोम पर एक नए जीन डेवलप कर दिए हैं जो मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है। ये जीन, जो कि वाई क्रोमोसोम के SRY जीन का एक ऑल्टरनेटिव है, मेल सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। इस डिस्कवरी से ये समझ आता है कि जब एक एसेंशियल जीन खत्म हो जाता है तो इवोल्यूशन अपने आप नए मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है ताकि स्पीसीज का अस्तित्व बना रहे। वाई क्रोमोसोम का श्रिंकिंग, तो वाई क्रोमोसोम का श्रिंक होना एक लंबी इवोल्यूशनरी प्रोसेस का नतीजा है। वाई क्रोमोसोम लगभग 180 मिलियन साल पहले फॉर्म हुआ था, जब एक सेगमेंट टूटकर
रिवर्स ओरिएंटेशन में उसी क्रोमोसोम से दोबारा जुड़ गया था। इस इंसिडेंट ने वाई क्रोमोसोम की एक्स क्रोमोसोम के साथ रिकम्बाइन होने की क्षमता को बहुत हद तक कम कर दिया था। नॉर्मली क्रोमोसोम्स अपने जीन्स को रिकॉम्बिनेशन के जरिए मिक्स करते हैं जिससे हार्मफुल म्यूटेशंस दूर हो जाती हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम के साथ ऐसा नहीं हो सका, जिस कारण उसमें हार्मफुल म्यूटेशंस एक्युमुलेट होने लगे। रिड्यूस्ड रिकॉम्बिनेशन का असर क्या हुआ? तो रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स अपने जीन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, जो कि हेल्दी जेनेटिक वेरिएशंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन वाई क्रोमोसोम के लिए ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस लगभग ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम के साथ ज़्यादा पोर्शन में रिकम्बाइन नहीं कर पाता था। इसलिए वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स थे उनमें बैड म्यूटेशंस यानी हार्मफुल जेनेटिक चेंजेस एक्युमुलेट होने लगे। इस एक्युमुलेशन का नतीजा ये हुआ कि वाई क्रोमोसोम अपने पहले के जीन्स का 97% खो बैठा है। दूसरी तरफ एक्स क्रोमोसोम जो रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, अपने जीन्स कंटेंट को कंजर्व करने में सफल रहा। एक्स क्रोमोसोम के पास आज भी लगभग 900 जीन हैं, जो वाई क्रोमोसोम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। वाई क्रोमोसोम का श्रिंक होना इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसमें कुछ क्रूशियल जीन होते हैं जो मेल सेक्स डिटर्मिनेशन और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर ये जीन्स पूरी तरीके से खो दिए जाते हैं तो थियोरेटिकली पुरुषों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। एक्स क्रोमोसोम ने अपना जीन कंटेंट को कंजर्व किया, जिसका कारण ये है कि वाई क्रोमोसोम के मुकाबले रिकॉम्बिनेशन के ज़रिए अपने जीन्स को एक्सचेंज कर पाता है। एक्स क्रोमोसोम के पास 900 जीन्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ये इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि ये क्रोमोसोम हार्मफुल म्यूटेशन से बचा रहा। साइंटिस्ट को लगता है कि अगर वाई क्रोमोसोम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो नेचर अपने आप कोई दूसरा मैकेनिज्म या जीन डेवलप कर सकता है जो मेल सेक्स डिटर्मिनेशन को हैंडल करेगा। वाई क्रोमोसोम का अपना एक खास सिग्निफिकेंस है जो इसे बाकी क्रोमोसोम से अलग बनाता है, खासकर ह्यूमंस और मैमल्स में। चाहे वाई क्रोमोसोम के पास एक्स क्रोमोसोम के मुकाबले कम जीन्स होते हैं, लेकिन जो जीन्स इसमें होते हैं वो मेल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। एसआरवाई जीन का काम एक स्विच की तरह होता है जो एम्ब्रियो में मेल डेवलपमेंट को शुरू करता है। जब एम्ब्रियो में एसआरवाई जीन एक्टिवेट होता है तो ये टेस्टिस यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है। टेस्टिस में मेल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है जो मेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। ये एसआरवाई जीन्स के बिना एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल के रूप में होता है, चाहे उसके पास वाई क्रोमोसोम हो या ना हो। इसलिए वाई क्रोमोसोम के पास कम जीन्स होने के बावजूद उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि मेल सेक्स डिटर्मिनेशन और डेवलपमेंट का प्रमुख कारण यही जीन है। मेलिसा का कहना है कि हमारे सेक्स क्रोमोसोम हमेशा एक्स और वाई नहीं थे। इसका मतलब ये है कि पुराने समय में सेक्स डिटर्मिनेशन किसी स्पेसिफिक क्रोमोसोम से नहीं होता था। इवोल्यूशन के दौरान एक्स और वाई क्रोमोसोम ने ये रोल अपनाया और एसआरवाई जीन्स ने मेल सेक्स डिटर्मिनेशन को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। वाई क्रोमोसोम का विकास धीरे धीरे एक्स क्रोमोसोम से हुआ। इसने अपने जीन्स को खो दिया जिसमें कुछ एसेंशियल जीन्स बचे रहे, जैसे एसआरवाई जीन्स। इसलिए वाई क्रोमोसोम का अस्तित्व एक इवोल्यूशन का नतीजा है जिसमें इसने अपना स्पेसिफिक रोल पाया है। यहाँ पर मैंने एक बात कही थी कि पहले के समय में एक्स और वाई से डिटरमाइन नहीं होता था कि जो बच्चा है वो लड़की होगा या लड़का होगा। तो कैसे होता था? पहले जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन एनवायरनमेंट या दूसरे जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड होता था। जैसे कुछ रेप्टाइल में सेक्स डिटर्मिनेशन टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। तो देखते हैं कि किन किन तरीक़ों से और कैसे कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता था। जैसे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, ये कैसे काम करता है? तो रेप्टाइल्स में क्या होता है कि कुछ रेप्टाइल्स जैसे टर्टल हो गया या फिर एलिगेटर्स हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया, इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इन इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जो टेम्परेचर होता है उससे एम्ब्रियो का सेक्स डिसाइड होता है। जैसे टर्टल में अगर एग्स को हाइयर टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाए, मतलब जो सेहना बोलते हैं ना कि जैसे मुर्गी अंडे को सेती है, तो वही चीज़ है। तो फीमेल्स प्रोड्यूस होती है अगर हाई टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। अगर लोअर टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाए तो मेल्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा है हैप्लोडाइप्लोइडी, नाम गलत ले लिया तो माफ़ करना। ये बीज, आंट्स और वास्प्स में होता है। इस मेथड में सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स के नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे हैप्लॉइड एक क्रोमोसोम सेट है। एग्स अनफर्टिलाइज्ड होते हैं और मेल्स को जन्म देते हैं, जबकि जो डिप्लॉइड
दो क्रोमोसोम सेट्स हैं, वो एग्स फर्टिलाइज होते हैं और फीमेल को जन्म देते हैं। इसमें मेल्स अपनी माँ से सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम लेते हैं, जबकि फीमेल अपनी माँ और पिता दोनों से क्रोमोसोम्स लेती हैं। तो मरीन वॉर्म्स में क्या होता है कि कुछ मरीन वॉर्म्स और भी कुछ चीज़ें होती है, उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। जैसे कुछ मरीन वॉर्म्स में अगर लार्वा एक मेल के आसपास सेटल होते हैं तो वो फीमेल बन जाता है, लेकिन अगर वो अकेला होता है तो वो मेल बन जाता है। एनवायरमेंटल का प्रभाव उनके सेक्स डिटर्मिनेशन पर इसी कुछ तरीके से पड़ता है। सोशल सेक्स डिटर्मिनेशन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना। क्लाउन फिश, तो क्लाउन फिश और कुछ दूसरे फिश स्पीशीज में सोशल हायरार्की के बेस पर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। क्लाउन फिश में सबसे बड़ा और डोमिनेंट इंडिविजुअल फीमेल होता है, जबकि दूसरे मेल्स होते हैं। अगर फीमेल मर जाती है तो सबसे बड़ा मेल फीमेल बन जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। तो इन सब से हमें क्या पता चला कि मतलब अगर वाई क्रोमोसोम खत्म हो भी जाता है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, प्रकृति पर भरोसा रखें। दोस्तों, आपको पता है कि आपने जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है वो पूरी तरीके से गलत है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। इसी तरीके की और भी धांसू वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, चैनल चेकआउट ज़रूर करना।